हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था और इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल किए थे। तो ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज का नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। मान लीजिए आपके पास ये एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के साथ एक मास m कनेक्टेड है। तो अभी इस स्प्रिंग को ना तो स्ट्रेच किया हुआ है ना कंप्रेस किया हुआ है, मतलब ना तो खींचा हुआ है ना ही दबाया हुआ है। स्प्रिंग की जो लेंथ है वो अपनी नेचुरल लेंथ है। तो अब जो m की पोजीशन है मैं इसको x = 0 लिख देता हूं और इसको कहते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन। अब मान लीजिए मैं इसको इधर पुल करता हूं, खींच लेता हूं पीछे की तरफ। तो इस तरह से ये स्प्रिंग पीछे की तरफ जाएगा और मास मान लीजिए खींचने के बाद ये मास m यहां से यहां आ जाएगा। तो यहां से और यहां तक ये जो है ये x मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है ये, और इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में है। ओके, मीन पोजीशन से जो न्यू पोजीशन है आपकी। ये x आपका यहां तक है और स्टार्ट हो रहा है x = 0 से, और ये जो x डिस्प्लेसमेंट है इसकी डायरेक्शन ये है राइट में, इधर की तरफ डायरेक्शन है। तो मैं यहां लिख देता हूं कंसीडर ए मास m अटैच्ड टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k। स्प्रिंग है तो एक स्प्रिंग कांस्टेंट होगा k, जो कि नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड करता है। ये स्प्रिंग के बारे में हम जो हमारा लास्ट चैप्टर था लॉज ऑफ मोशन उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। हमने एक टॉपिक किया था कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। तो उस केस में स्प्रिंग के केस में हमने रेस्टोरिंग फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आप एक बार उसको भी पढ़ सकते हैं अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो कोई भी स्प्रिंग होता है उसका एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है जिसको हम कैपिटल K से लिखते हैं, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ स्प्रिंग पर। तो लेट ए मास m is attached to a spring of spring constant K, of spring constant K। अब क्या करना है, मास को पुल किया हमने बाय ए डिस्प्लेसमेंट x एंड लीव इट, और फिर छोड़ दिया। पुल द मास m बाय ए डिस्प्लेसमेंट x एंड देन लीव इट, और फिर छोड़ दो इसको। तो जैसे ही आप इसको यहां x = 0 से पुल करोगे बाय डिस्प्लेसमेंट x और छोड़ोगे तो ये वापस जाएगा x = 0 की तरफ, यानी मीन पोजीशन की तरफ। जैसे ही आप यहां से छोड़ दोगे, जैसे ही आपने छोड़ दिया, आप तो अब कोई फोर्स लगा नहीं रहे, तो ये अपने आप तो तो ये अपने आप तो जाएगा नहीं। तो कोई तो फोर्स है जो इसको वापस लेकर जा रहा है, वो है रेस्टोरिंग फोर्स इन द स्प्रिंग। रेस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप, जैसे जैसे आप इसको पुल करते जाते हो स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप होता जाता है, रेस्टोरिंग फोर्स। उसको लिखते हैं F = -kx। वो इधर होगा, मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्शन होगी, जबकि आपका अप्लाइड फोर्स आपने
इसको पुल करने के लिए इधर की तरफ फोर्स लगाया था। अप्लाइड फोर्स क्या था आपका, इधर था, इधर था आपका अप्लाइड फोर्स। और रेस्टोरिंग फोर्स क्या हुआ, डेवलप हुआ मेन पोजीशन की तरफ, जो इसको जैसे ही आपने छोड़ा वापिस यहां लेकर गया। तो जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स होगा, एंड ये अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट भी होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपकी इधर है जबकि रेस्टोरिंग फोर्स इधर है। डिस्प्लेसमेंट राइट में है और रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट में है। तो ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो मैं यहां पर लिख देता हूं रेस्टोरिंग फोर्स इन द स्प्रिंग, रेस्टोरिंग फोर्स इन द स्प्रिंग F इक्वल टू माइनस के एक्स। इक्वेशन 1 लिख देता हूं मैं। यहां नेगेटिव साइन का मतलब है डायरेक्शन ऑफ F इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x। नेगेटिव साइन indicates that direction of restoring force F is opposite to direction of displacement x। डिस्प्लेसमेंट x। ओके, अब हम एक दूसरे पहलू पे बात करते हैं। जब आपने इस मास m को ऐसे पकड़ के खींचा तो क्या किया आपने, आपने वर्क डन किया, आपने कुछ काम किया, आपने अपनी एनर्जी कंज्यूम की, आपने खाना खा के जो एनर्जी गेन की थी आपने वो एनर्जी यहां पर खर्च कर दी इस मास m को इस तरह से खींचने में। अब वो आपने जो एनर्जी खर्च की वो गई कहां भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ऐसे ही हवा में गायब नहीं हो सकती कहीं भी, कहीं ना कहीं किसी दूसरी फॉर्म में वो अपीयर होगी अगर आपने लूज की है तो आपने जो वर्क डन किया, आपने जो एनर्जी स्पेंड की इसको खींचने में, वो एनर्जी कहाँ चली गई? वो एनर्जी स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो आप कौन हो, आपको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये अप्लाइड फोर्स आपको रिप्रेजेंट कर रहा है जो इसको इस तरह खींच के लेके आता। तो यानी वर्क डन बाय दिस अप्लाइड फोर्स, यानी आपने जो एनर्जी स्पेंड की, या वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स और एनर्जी स्पेंड बाय यू, आप इसको जो भी नाम देना चाहें, that has been stored in the form of potential energy of the spring। तो मैं यहां लिख देता हूं work done by applied force, applied force is stored in the form of potential energy of spring। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वो स्टोर हो गया। अब इस एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी? जितना आपने वर्क डन किया। वर्क डन कैसे निकालोगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट तो पता है, ये है x। फोर्स कितना लगाया था आपने? 5 न्यूटन, 7 न्यूटन, 10 न्यूटन। आप बता सकते हो? बहुत मुश्किल है बताना आप कितना फोर्स लगा रहे हो, उसके अमाउंट बताना न्यूटन्स में। तो उस फोर्स को कैसे पता करें? तो उसको पता करने का तरीका ये है कि जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो क्या है? अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। और इसको पुल करने के लिए इधर आपको कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? कम से कम इतना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा रेस्टोरिंग फोर्स के इक्वल, तो तभी तो आप इधर पुल कर पाओगे। यानी जो आपका अप्लाइड फोर्स है दैट हैज टू बी इक्वल एंड अपोजिट टू रेस्टोरिंग फोर्स। ओके,
तो मान लीजिए आपका फोर्स है F, ये अप्लाइड है, तो रेस्टोरिंग क्या होगा -F। ये अप्लाइड फोर्स है तो ये क्या है रेस्टोरिंग। ओके, आप फोर्स F अप्लाई करोगे तो कम से कम कितना करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड तो रेस्टोरिंग के इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन इधर, जबकि रेस्टोरिंग की उधर है, यानी अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब माइनस साइन। तो अगर आपका अप्लाइड फोर्स F है तो रेस्टोरिंग क्या होगा -F। तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वर्क डन अगर W आएगा तो रेस्टोरिंग का क्या आएगा -W। ओके, दूसरी बात, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या है, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ये किसके इक्वल है, दिस इज वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। लेकिन वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स। क्योंकि अप्लाइड फोर्स का अगर वर्क डन W है तो रेस्टोरिंग का क्या है -W। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इक्वल टू वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स है जो कि W है, तो क्या होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा। तो माइनस ऑफ वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या होगी, ये होगी या तो वर्क डन बाय U मीन्स वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, या फिर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स। नेगेटिव क्यों, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास रेस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन है, अप्लाइड फोर्स की इक्वेशन नहीं है, तो हम रेस्टोरिंग फोर्स का वर्क डन निकाल लेते हैं और फिर उसके साथ माइनस साइन लगा देंगे तो वो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग आ जाएगा। तो वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं हम, वो क्या आ रहा है। तो उसमें रेस्टोरिंग फोर्स है F इक्वल टू -kx और डिस्प्लेसमेंट है x। तो हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स ओवर ए डिस्प्लेसमेंट x। डिस्प्लेसमेंट x में वर्क डन क्या होगा, ये होगा इंटीग्रेशन f dx, f की वैल्यू है -kx dx और डिस्प्लेसमेंट x, तो लिमिट क्या हो जाएगी x की 0 से x। तो ये -k बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x dx 0 से x, क्योंकि k कांस्टेंट है तो आप बाहर ले सकते हो इसको। तो -k, x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x²/2 लिमिट 0 से x। तो -k पहले x ही जे, ये ऊपर वाली लिमिट जो कि x ही है तो ये x²/2 माइनस फिर x की जगह नीचे वाली लिमिट यानी 0²/2, तो ये क्या आ गया -k x²/2, तो -1/2k x², ये 0 है तो 0 है। तो ये आ गया वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स, दिस इज वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स। मैं इसको इक्वेशन 2 लिख देता हूं, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन रेस्टोरिंग फोर्स की है। दिस इज वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स, बाय रेस्टोरिंग फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, मैं इसको U से लिख देता हूं, तो ये क्या होगा
माइनस ऑफ वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स, माइनस ऑफ वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स। पहले मैं लिख देता हूं इसको टेक्स्ट में, माइनस ऑफ वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स। तो U इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स क्या है, ये है -1/2k(x²). तो इट इज 1/2k(x²), इक्वेशन नंबर 3। तो ये होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। अब स्प्रिंग में आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कोई दे सकते हो, मान लो उसको हम xm लिख देते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को आप xm लिख देते हो। तो मैं पहले इधर इसको इरेज कर देता हूं। तो आप स्प्रिंग को जब पुल करोगे, खींचोगे, तो मान लेते हैं लेट xm इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम आप इतना खींच सकते हो मान लीजिए, ठीक है। तो इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स, बाय रेस्टोरिंग फोर्स W क्या हो जाएगा, x की जगह xm आ जाएगा। तो -1/2k(xm²). एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग U इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2k(xm²), मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के केस में। ओके, तो अब हम इसके लिए फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैं वर्टिकल एक्सिस पर फोर्स ले लेता हूं और इस पर डिस्प्लेसमेंट। तो F इक्वल टू -kx है। तो ये क्या बनेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी विद ए नेगेटिव स्लोप, और जब x इक्वल टू 0 होगा तो F भी क्या होगा, 0, यानी 0 0 से पास करेगा यहां से। तो ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आएगी विद ए नेगेटिव स्लोप। इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव। स्लोप के बारे में हमने जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर है उसमें अच्छे से किया था, स्लोप कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो स्लोप क्या होता है। तो मान लीजिए यहां पर है वैल्यू xm, यहां से यहां तक ये 0 है। तो ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, ये क्या होगी, F इक्वल टू kx है और x इक्वल टू xm है। तो ये हो गया -kxm। माइनस क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है। तो ये जो वर्क डन, सॉरी, ये जो एरिया होगा, ये एरिया क्या होगा, -kxm इंटू यहां से यहां तक ये क्या है, xm, और डिवाइड बाय 2। तो एरिया इक्वल टू -kxm, -kxm ये हो गया, इंटू xm, यहां से यहां तक ये xm हो गया, और डिवाइड बाय 2। तो ये आ गया -1/2k(xm²). और ये किसके इक्वल है, ये है वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स। सो इट इज इक्वल टू W। सो वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हम प्रूव करेंगे कि ये जो आपका रेस्टोरिंग फोर्स है ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। हमने जब लास्ट क्लास में कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में डिस्कस किया था, तो कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या थी,
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड नॉट ऑन दी पाथ फॉलोड। तो अब चेक करते हैं कि अगर वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस KX हमारी कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं, क्योंकि हमने कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल में रेस्टोरिंग फोर्स इन ए स्प्रिंग लिखा था। तो आइए चेक करते हैं। मैं इधर इरेज कर देता हूं इसको। ओके, तो वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स फ्रॉम XI टू XF, आपने मास m को पुल किया इनिशियल पोजीशन XI से फाइनल पोजीशन XF तक। तो हम चेक करेंगे कि वर्क डन क्या है। तो वर्क डन क्या होगा बाय रेस्टोरिंग फोर्स, हम वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये होगा इंटीग्रेशन F इंटू DX XI टू XF। यही होता है वेरिएबल फोर्स का वर्क डन। F की वैल्यू रख दो XI टू XF, F इक्वल टू माइनस KX DX। तो माइनस के बाहर ले लो, इंटीग्रेशन XI टू XF x dx। तो माइनस के बाहर है, x का इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन x dx क्या होगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट वही XI टू XF। तो माइनस के, पहले x की जगह अपर लिमिट XF रखो, तो ये हो गया XF स्क्वायर बाई 2 माइनस, फिर x की जगह लोअर लिमिट XI रखो, तो ये हो गया XI स्क्वायर बाय 2। तो ये हो गया आपका -1/2 के, ये 1/2 मैंने इनमें से कॉमन लेके बाहर ले लिया, तो ये हो गया XF स्क्वायर माइनस XI स्क्वायर। ओके, मैं माइनस साइन को अगर अंदर ले जाऊं यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 के XI स्क्वायर माइनस XF स्क्वायर। तो ये आ गया वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स। और वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स आप देखो, इसमें पाथ मैटर नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू आपको डालनी है डिस्प्लेसमेंट की। किस पाथ से आप पहुंचे XI से XF तक, ये इसमें कहीं भी नहीं आ रहा है रिजल्ट में। सो वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल पोजीशन XI एंड फाइनल पोजीशन XF and is independent of path followed. So restoring force F equal to minus KX is a conservative force. तो मैं यहां लिख देता हूं, from above equation W depends only on initial position XI and final position XF। and is independent of path followed. So restoring force F equal to minus KX is a conservative फोर्स। तो ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर मैं क्लोज्ड पाथ लूं, क्लोज्ड पाथ मतलब जहां से शुरू, जैसे क्लोज्ड पाथ जहां से शुरू वहीं पे आके घूम फिर के खत्म, तो XI क्या हो जाएगा XF के इक्वल हो जाएगा। जो इनिशियल पोजीशन होगी
वही फाइनल पोजीशन होगी। और एक क्लोज्ड पाथ जहां से आप शुरू करोगे वहीं पे आके खत्म करोगे। तो आपकी जो इनिशियल पोजीशन थी घूम फिर के फाइनल भी वही आई है, तो एक्स एफ और एक्स आई क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं ओवर ए क्लोज्ड पाथ एक्स आई इक्वल टू एक्स एफ। तो इस इक्वेशन में आप एक्स आई इक्वल टू एक्स एफ लिख देंगे तो डब्ल्यू क्या आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि एक्स आई माइनस एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स एफ स्क्वायर क्या आएगा, 0, अगर एक्स आई इक्वल टू एक्स एफ है तो वर्क डन क्या आएगा, 0। सो वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स और ए क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज 0। ये मैं इधर लिख देता हूं इसको इरेज करके। तो मैं लिखता हूं सो वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स over a closed path is always 0, is always 0। ओके, तो ये हमने प्रूव कर दिया रेस्टोरिंग फोर्स ऑन ए स्प्रिंग एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब एक पार्ट और कि हम उसकी स्पीड निकालेंगे अलग अलग पोजीशन पर। मान लीजिए ये आपका x इक्वल टू 0 मेन पोजीशन है, मैक्सिमम आप मास m को डिस्प्लेसमेंट xm तक पुल करते हो। मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट O है, तो इधर ये इक्वली माइनस xm तक जा सकती है, यानी स्प्रिंग इधर xm तक पुश हो सकता है और इधर पुल हो सकता है xm तक और इधर xm तक पुश हो सकता है। ओके, जब आप मास m को इधर पुल करोगे और ये xm तक जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, वापस आएगा। वापस क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर स्पीड इसकी 0 हो जाएगी। फिर जैसे जैसे इधर आने लगेगा उसकी स्पीड बढ़ेगी, यहां पर स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी और फिर इधर जाने लगेगा, फिर कम होने लगेगी स्पीड और यहां पे फिर से 0 हो जाएगी। ओके, तो मेन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होती है और इनको कहते हैं ए और बी को एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। अब मैं कोई पॉइंट P ले लेता हूं रास्ते में, जो कि ये x डिस्प्लेसमेंट पर है पॉइंट O से, जो OP है वो क्या है आपका x है। तो पॉइंट A पर टोटल एनर्जी क्या होगी, एट A स्पीड तो 0 होगी, तो काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 1/2 kxm²। तो टोटल एनर्जी एट A विच इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, तो ये आ गया 1/2 kxm²। पॉइंट P पे मान लीजिए स्पीड होगी कुछ वैल्यू v, सम वैल्यू v होगी एट पॉइंट P, तो मैं P पर लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 12 mv² और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 12 kx²। और क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, इसमें जो फोर्स लग रहा है रेस्टोरिंग फोर्स है और वो कंजर्वेटिव होता है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। तो P पर टोटल एनर्जी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी 12 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी 12 kx²। तो अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पर रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि कंजर्वेटिव है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। इसका मतलब हुआ दैट टोटल एनर्जी एट A विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट P। तो 12 kxm² इज इक्वल टू 12 mv²
प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी और इससे आप v की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर x दिया है और अगर v दिया है तो x निकाल सकते हैं। xm आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। तो अब हम प्लॉट करेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को। इसके लिए मुझे इधर इरेज करना पड़ेगा पहले। ओके, sorry. So at extreme position v 0 है, x है xm, एंड एट mean पोजिशन v क्या है, मैक्सिमम है, एंड x आपका 0 है। ओके, तो मैं v मैक्स को लिख देता हूं vm, कहां पर, मीन पोजीशन पर। ओके, तो मीन पोजीशन पर x 0 है और ये है vm, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। x 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m vm स्क्वायर। ठीक है, ये एनर्जी एट O इज इक्वल टू एनर्जी एट A, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, तो जो टोटल एनर्जी O पर होगी उतनी ही A पर होगी। O पर पोटेंशियल 0 होगी और काइनेटिक हाफ m vm स्क्वायर वेलोसिटी मैक्सिमम है। इसी तरह A पर आपने ये निकाला था हाफ के xm स्क्वायर होता है, हाफ के xm स्क्वायर, तो हाफ से हाफ कैंसल, तो vm मैक्सिमम स्पीड क्या आ जाएगी यहाँ से k, ये m इधर चला गया बाय m xm स्क्वायर का अंडर रूट, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, xm का स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा xm अंडर रूट k बाय m। तो ये होगी मैक्सिमम स्पीड एट मीन पोजीशन। ओके, vm is maximum value of speed at mean position। ओके, और इस पूरे प्रोसेस में टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है। EA इक्वल टू EP इक्वल टू EO, किसी भी पॉइंट पर आप लेंगे A से B के बीच में, तो कोई भी दो पॉइंट आप ले लेना, उन पर एनर्जी क्या आएगी, सेम आएगी, टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो मैं यहां पर ग्राफ प्लॉट करता हूं एक। ओके, एक एक्सिस पे मैं यहां x इक्वल टू 0 ले लेता हूं, यहां xm ले लेता हूं, तो इधर क्या आ जाएगा, इक्वल डिस्टेंस पे, जितना यहां से यहां है इतनी इक्वल डिस्टेंस पे माइनस xm आ गया। इस एक्सिस पे मैं एनर्जी ले लेता हूं, वर्टिकल एक्सिस पे यहां पर जो है एनर्जी है, तो x की कोई भी वैल्यू हो, टोटल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, तो वो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, मान लीजिए ये होगी वैल्यू ये, तो x की कोई भी वैल्यू के लिए क्या आएगा, ये एक पैरेलल लाइन आ जाएगी। तो ये है टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, K फॉर काइनेटिक एनर्जी और U से हमने पोटेंशियल एनर्जी को लिख दिया, ये तो कांस्टेंट है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, तो A और B पे मैक्सिमम होगी, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, हाफ के xm स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू xm पर भी ये होगी और माइनस xm भी होगी। क्यों, क्योंकि इन पर स्पीड क्या है, 0, तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू, ये देखिए आप A पर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू
पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी का ये पैराबोलिक ग्राफ आ जाएगा। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। ओके, वैसे भी पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये क्या होती है, पैराबोलिक इक्वेशन, और पैराबोलिक इक्वेशन ऐसे आएगी। काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होती है, मेन पोजीशन पे, और मेन पोजीशन पर पोटेंशियल 0, तो यानी काइनेटिक यहाँ तो मैक्सिमम, और इन पोजीशन पे स्पीड 0 होती है, तो यहाँ पे काइनेटिक 0। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ये आ जाएगा, ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी का। तो ये ग्राफ यहां तक इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी, और ये वाला उल्टा जो ग्राफ है इसका, ये वाला आपका काइनेटिक एनर्जी है। तो इस तरह से सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल सेम आएगा आपका, यानी कोई भी दो पॉइंट, ये पॉइंट इसके साथ में ये पॉइंट इसके इक्वल आएगा, ये पॉइंट ले लो और इसके कोरस्पोंडिंग यहाँ ऊपर जो पॉइंट आएगा वो, उन दोनों वैल्यूज को ऐड करो, वो भी इसके इक्वल आएगी। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये था आपका एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर ए स्प्रिंग एंड मास सिस्टम। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो मैं पहले इसको इरेज करके आपके लिए एक न्यूमेरिकल लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन है, टू स्प्रिंग्स हैव फोर्स कांस्टेंट K1 एंड K2. K1 is greater than K2. On which spring more work is done if number 1 they are stretched by same force, number 2 they are stretched by same amount. तो आपके पास दो स्प्रिंग है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, एक K2 है, और K1 दिया हुआ है ग्रेटर देन K2। तो यहां से K1 बाय K2 आ जाएगा आपके पास ग्रेटर देन 1, और अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं K2 बाय K1, वो क्या आ जाएगा, लेस देन 1। अब फर्स्ट पार्ट में ये कहता है दे आर स्ट्रेस्ड बाय सेम फोर्स, फोर्स F लिख दिया मैंने, पहले का कांस्टेंट K1 है, दूसरे का K2 है, तो पहले फोर्स को आप K1 x1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरे को K2 x2 से, और माइनस साइन आता है रेस्टोरिंग फोर्स में। तो पहले में क्योंकि आपका K1 K2 K की वैल्यू अलग है, तो x की वैल्यू भी अलग आएंगी, तभी F सेम हो सकता है। तो F इक्वल टू माइनस K1 x1 इक्वल टू माइनस K2 x2। तो ये K1 x1 और K2 x2 की मैग्नीट्यूड क्या आएगी, सेम आएगी। लिखा है इसमें दे आर स्ट्रेस्ड बाय सेम फोर्स, तो माइनस K1 x1 की वैल्यू भी सेम वही होगी जो माइनस K2 x2 की होगी, तो वो वैल्यू मैंने F मान ली यहाँ पे। ओके, अब यहाँ से हम इन दोनों से माइनस K1 x1 और माइनस K2 x2 से x1 बाई x2 अगर निकालें तो क्या आएगा, ये आएगा x1 बाई x2, ये आएगा माइनस ऑफ K2 डिवाइड बाय, ये माइनस K1 भी नीचे चला जाएगा, और ये x2 इधर चला गया है। ओके, इन दो को अगर हम कंसीडर करें, सॉरी इसको x1 लिखना था, तो x1 डिवाइड बाय x2 इज इक्वल टू माइनस K2 डिवाइड बाय, ये माइनस K1 नीचे, माइनस से माइनस कैंसल, तो x1 बाय x2 क्या आ गया आपका, K2 बाय K1। क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैंने इसको पहले ही कैलकुलेट कर लिया। तो वर्क डन W1 बाई W2, ये हो जाएगा, फर्स्ट में वर्क डन क्या होगा, वो हाफ K1 x1 स्क्वायर, और W2 क्या हो जाएगा, सेकेंड स्प्रिंग में वर्क डन हाफ K2 x2 स्क्वायर। ये वर्क डन इन फर्स्ट स्प्रिंग, वर्क डन इन सेकेंड, हाफ से हाफ कैंसल, तो ये हो गया K1 x1 स्क्वायर बाय K2 x2 स्क्वायर। मैंने इसको लिख दिया K1 x1 इंटू x1, K1 x1 स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, K1 x1 इंटू x1, और ऐसे ही K2 x2 को लिख दिया मैंने K2 x2 स्क्वायर को K2 x2 इंटू x2, और माइनस साइन इधर भी लगा दिया और इधर भी, ऊपर भी लगा दिया और नीचे भी, तो
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैंने ऊपर नीचे दोनों जगह लगाया तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये माइनस K1 X1 क्या है, F है, तो ये हो गया F इंटू ये X1 डिवाइड बाय माइनस K2 X2 भी क्या है, F है, इंटू ये X2। तो F से F कैंसिल, तो ये आ गया X1 बाय X2। ओके, तो आपका W1 बाय W2 आ गया X1 बाय X2, और X1 बाय X2 किसके इक्वल है, K2 बाय K1 के, K2 बाय K1। K2 बाय K1 आपका लेस देन 1 है, तो W1 बाय W2 क्या हुआ, लेस देन 1, और इसका मतलब W1 इज लेस देन W2। ओके, तो मोर वर्क कौन से में करना पड़ेगा, फर्स्ट केस में सेकेंड स्प्रिंग पे, ठीक है। सो मोर वर्क इज डन ऑन सेकेंड स्प्रिंग, मैं यहां लिख देता हूं। सो मोर वर्क इज डन ऑन सेकेंड स्प्रिंग। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में ये कहता है दे आर स्ट्रेस्ड बाय सेम अमाउंट, यानी डिस्प्लेसमेंट सेम है दोनों की, यानी जो आपका X1 X2 था पहले, अब वो सेम है, तो मान लीजिए वो X है, X1 X2 की वैल्यू अब सेम है और वो वैल्यू हमने X मान ली। तो W1 बाय W2 1 बाय 2 K1 X स्क्वायर हो जाएगा, X1 स्क्वायर, और 1 बाय 2 K2 X2 स्क्वायर, X2 की जगह X, 1 बाय 2 कैंसिल, X स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया K1 बाय K2, और K1 बाय K2 आपका ग्रेटर देन 1 है, तो ये हो गया ग्रेटर देन 1, यानी W1 बाय W2 इज ग्रेटर देन 1, सो इट गिव्स यू W1 इज ग्रेटर देन W2। तो सेकंड केस में ज्यादा वर्क डन किस पे होगा, ऑन द फर्स्ट स्प्रिंग। सो मोर वर्क इज डन ऑन फर्स्ट स्प्रिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑन मास स्प्रिंग सिस्टम। अब मैं सेकंड न्यूमेरिकल इसको इरेज करके लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेस्ड बाय ए डिस्प्लेसमेंट x इज 10 जूल। एक स्प्रिंग है, उसको डिस्प्लेसमेंट x से स्ट्रेच किया हुआ है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है। ये पहली लाइन का मतलब है। दूसरी फिर लाइन है व्हाट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन सेम स्प्रिंग टू स्ट्रेच इट बाय एन एडिशनल डिस्टेंस x। What is amount of work done on same spring to stretch it by an, ये by दो बार आ गया, stretch it by an additional distance x। ओके, तो मान लेते हैं हम स्प्रिंग कांस्टेंट k है, लेट स्प्रिंग कांस्टेंट इज k। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट xi आपको x दिया हुआ है, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ui 10 जूल दिया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ के xi स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के xi स्क्वायर, राइट। तो हाफ के xi स्क्वायर ui की वैल्यू 10 है, और हाफ के xi की जगह क्या आएगा, x। तो हाफ के x स्क्वायर इज 10 जूल। तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, इसको इधर लिख देता हूं और इसको इधर लिख देता हूं। तो ये इक्वेशन 1 आ गई, हाफ के x स्क्वायर इक्वल टू 10, और ये जूल में है एनर्जी की वैल्यू। फिर आता है कि इसको फर्दर एडिशनल डिस्टेंस x से और स्ट्रेच करना है, तो यानी फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, पहले x है और x से और स्ट्रेच करना है, तो 2x। तो uf क्या हो जाएगा, 1/2k xf स्क्वायर, 1/2k xf की जगह 2x का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा 1/2k इंटू 4x²। 4 को मैं बाहर लिख देता हूँ, तो ये हो गया 1/2k x²। तो 4 इंटू 1/2k x² की वैल्यू क्या है, 10 के इक्वल है, तो इंटू 10, तो 40 जूल। ओके, तो इनिशियली जब वो x से स्ट्रेच किया हुआ था 10 जूल उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर उसको फर्दर x से और किया तो उसकी 40 जूल हो गई। तो आपने कितना वर्क डन किया, 40 माइनस 10, क्योंकि 10 पहले से थी, आपके वर्क डन करने के बाद 40 हो गई है, तो आपने कितनी एनर्जी दी, 40 माइनस 10, 30 जूल। ओके, तो आप लिख दीजिए वर्क डन इज UF माइनस UI 40 माइनस 10, 30 जूल। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, ये सेकंड न्यूमेरिकल था। अब मैं आपके लिए थर्ड न्यूमेरिकल लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। ए कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर ऑन ए स्मूथ रोड, स्मूथ मतलब जिस पे फ्रिक्शन नहीं है, एंड कोलाइडिंग विद ए हॉरिजॉन्टल माउंटेड स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 6.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, व्हाट इज मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। ये वर्ड है कांस्टेंट। तो इस तरह से ये एक स्प्रिंग है, यहाँ से एक कार आती है, वो इसको स्ट्राइक करती है, तो मान लीजिए स्प्रिंग यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम कंप्रेशन हो पाता है, ये x = 0 और ये xm मैक्सिमम कंप्रेस हुआ है जो, तो यहाँ पर आकर गाड़ी रुक जाएगी, स्पीड हो जाएगी 0। यहाँ पर स्पीड क्या है, जब ये आ रही है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर होता है 5 मीटर पर सेकंड के इक्वल, आप इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, पोटेंशियल तो 0 है क्योंकि x 0 है, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है 12mv²। लेकिन यहाँ आके स्पीड 0 होगी तो एनर्जी क्या होगी, सिर्फ पोटेंशियल की फॉर्म में 12kxm²। और इस पूरी मोशन में यहाँ से यहाँ तक सिर्फ रेस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग काम कर रहा है, जो कि कंजर्वेटिव है, तो एनर्जी कंजर्व्ड होनी चाहिए, यानी 12mv² शुड बी इक्वल टू 12kxm²। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 12mv² इज इक्वल टू 12kxm²। हाफ से हाफ कैंसल, तो xm² क्या आ जाएगा, m/kv²। ओके, तो m की वैल्यू है 1000 यानी 10⁻³ मास दिया हुआ है 1000 किलोग्राम, 1000 को आप 10⁻³ लिख सकते हो। mv², v है 5 मीटर पर सेकंड, तो स्क्वायर 25 डिवाइड बाय k 6.25 इंटू 10⁻³, तो 10⁻³ कैंसिल हो गया, 25/6.25 होता है 4, तो आपका xm² 4 के इक्वल आ गया, तो xm क्या आ जाएगा 2, तो 2 मीटर। दिस इज मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह के कुछ और न्यूमेरिकल आपको अपनी बुक से, जो भी आपके पास बुक हो उससे प्रैक्टिस करने हैं। ये हमारा टॉपिक था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, जो कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।